चलिए बेटा टॉपिक का नाम लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ था, आज स्टार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक मिनट बेटा, मैं भी एक मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ तब दिखेगा, अदरवाइज दिखता नहीं है। लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना बेटा? आजकल आप लोग डाउट नहीं पूछते बेटा, ऐसा कैसे? 100% तो समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक लिखिए बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक लिख लिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अरे हाँ या ना कुछ तो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर लिखिएगा लाइट, लिखेंगे लाइट। तो लाइट होता क्या है? लाइट इज बेसिकली ईएम वेव, लिखेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, आर oscillating in mutually perpendicular direction, mutually perpendicular direction. That means every light और every electromagnetic wave बेटा हम लोग डिस्कस किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आपका कॉस्मिक रे से स्टार्ट होगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दे ऑल आर actually electric and magnetic field oscillating in perpendicular direction. डिटेल फिजिक्स में होगा, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि ये अपना एक क्वांटा ऑफ लाइट है। याद है क्वांटम केमिस्ट्री हम लोग किए थे, याद है ना? तो लाइट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग वो किए थे बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो ये एक अपना लाइट है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ लाइट है या क्वांटा है। बहुत सारे हो जाएंगे तो क्वांटम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से ऑसिलेटिंग में तो आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बेटा। इसको इस तरीके से वर्टिकली आपको ड्रॉ करना है और इस तरीके का एक एरो बनेगा। ये बेटा अपना जो ग्रीन वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस तरीके से मार्क कर दीजिए। मार्क नहीं भी कीजिएगा तो भी लोग समझ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है कि नहीं करना है? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को मालूम है तो सबको पता है इसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप चाहे तो ड्रॉ करें, नहीं चाहे तो नहीं ड्रॉ करें। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा ईएम वेव, तो सामने वाले को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, सारा कुछ ज़रूरी नहीं है ड्रॉ करना। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग इतना होना चाहिए कि सामने वाला जब वो देखे तो उसको समझ में आ जाए
कि आप क्या मीन कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अगर लाइट को ड्रॉ भी करना पड़ जाए तो हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर अब बनेगा, ये परपेंडिकुलर अपना बन गया, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रिक वेव मान लीजिए, मैग्नेटिक वेव मानिए, जो मानना मान सकते। चलिए नेक्स्ट। अब समझना है कि एक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है, किसी भी कलर का हो, किसी भी कलर का लाइट रेडिएट कर रहा हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा और पैकेट्स में एमिट करेगा, जैसा यहाँ दिख रहा है। अब आप ये सोचिएगा कि अगर ये येलो वाला बल्ब लेट से अभी येलो लाइट एमिट कर रहा है, लेट से ये ग्रीन लाइट एमिट करेगा, तो क्या चेंज होगा, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ठीक है, समझते हैं। आप समझिए तो नॉर्मल लाइट हम लोग ट्यूब लाइट हो जाता है या आपका एलईडी बल्ब हो जाता है, तो ये सारे लाइट क्या करते हैं, ये लोग हर तरह का वेवलेंथ को एमिट करते हैं। एक जो नॉर्मल एलईडी बल्ब होता है, ट्यूब लाइट होता है, दे एमिट्स ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। बट एक रेड कलर का अगर बल्ब है और मान लेते हैं कि वो सिर्फ वन टाइप ऑफ वेवलेंथ एमिट कर रहा है, देखो बेटा रेड में भी बेटा एक वेरिएशन होगा, बहुत कम रेड से लेकर डीप रेड तक होगा वेरिएशन। मान लेते हैं वैसा नहीं है, इट इज एमिटिंग लाइट ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ वेवलेंथ, मान लेते हैं 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट कर रहा है। अब बल्ब एमिटिंग लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ, सिर्फ एक टाइप ऑफ वेवलेंथ को जो एमिट करेगा, उस लाइट को हम लोग बोलते हैं बेटा मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स ओनली वन वेवलेंथ इज एमिटेड, ओनली वन वेवलेंथ इज एमिटेड। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, वो रेड कलर का आपका लेजर टॉर्च होता है ना, रेड कलर का देखते हैं, वो कहीं मेला वगैरह में मिला करता है, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ में मिलता है। हाँ वो आपका, हाँ वो आपका मोनोक्रोमैटिक है, उसमें सिर्फ एक तरह का वेवलेंथ है। इनफैक्ट उसके डब्बे के पीछे आप देखिएगा ना, तो उस पर वेवलेंथ लिखा रहता है किस वेवलेंथ का वो लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट एक ही तरह का वेवलेंथ एमिट करते हैं, जो अच्छा लेज़र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका मोनोक्रोमैटिक। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा पोलराइज लाइट, एक कॉन्सेप्ट होगा पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है पोलराइज्ड। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, समझो बात को, आप लोग को करना क्या है, बात को समझेंगे। आप लोग को एक बल्ब बनाना है, ये बल्ब बनाइए, ठीक है, और येलो कलर का नहीं बनाना है, हम लोग व्हाइट बल्ब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे व्हाइट है, चलिए येलो भी बना सकते हैं या रेड भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, दिस इज मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक सोर्स मीन्स एवरी क्वांटा या एवरी पार्टिकल्स ऑफ लाइट विल हैव सेम वेवलेंथ, ठीक है, मान लेते ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। तो पोलराइज का मीनिंग क्या होगा और नॉन पोलराइज का मीनिंग क्या होगा, पहले समझते हैं। हम लोग पहले नॉन पोलराइज समझेंगे। देखो ये एक पार्टिकल है, ये जब चला गया, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझते हैं बात को। पहला वाला जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट से पहला वाला पार्टिकल रेडिएट हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। ये सब आप बल्ब के बगल में यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर बनाएंगे, बल्ब के बगल में बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब समझिए एक और पार्टिकल होगा, बेटा जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो, सेकंड पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकता है, इनफैक्ट हो क्या सकता, होता है, इस तरीके से हो सकता है।
सेकंड पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होता है। तो जो एक नॉर्मल बल्ब होगा या लेजर लाइट भी होगा ना बेटा, वो भले ही सारे वेवलेंथ सेम एमिट करेगा, सारे वेवलेंथ सेम है, बट सभी पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है। पहला पार्टिकल का डायरेक्शन ये हो सकता है, दूसरे पार्टिकल का डायरेक्शन ये हो सकता है, तीसरे पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, फोर्थ पार्टिकल ऐसा हो सकता है, फिफ्थ पार्टिकल ऐसा हो सकता है। तो ऐसे वाले लाइट जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सारे डायरेक्शन में होते हैं अलग अलग पार्टिकल्स से। देखो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा ना, सेकंड वाला पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, थर्ड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, फोर्थ वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में। ऐसे लाइट को हम लोग नॉन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो देखो पहला वाला मैंने यहीं बना लिया, दूसरा वाला मैं बना रहा हूँ उसी को ऊपर दिखाने के लिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि मेरा जो लाइट का सोर्स है वो सारे डायरेक्शन में एमिट कर रहा है कलर। बन जाएगा आप लोगों से, इसमें किसी को डाउट बेटा? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलराइज लाइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलराइज लाइट। ये एग्जाम्पल है नॉन पोलराइज लाइट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आप लोग एक टर्म सुने होंगे पोलराइजर या पोलराइज, हाँ पोलराइजर ही सुने होंगे, या ये नाम तो सुने होंगे बेटा, पोलराइज्ड क्या, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते रहते हैं, ये टीवी पे नहीं आता है इसका एडवर्टीजमेंट, चश्मे की दुकान वगैरह में देखिएगा इसके बगल में एडवर्टीजमेंट रहता है, खास करके रेबैन वगैरह जो बड़ी कंपनियां होती है ना, इसका एडवर्टीजमेंट करते रहती है। पोलराइज सनग्लासेस ना, क्या होता है पोलराइज सनग्लासेस को बताएगा, बताइए। चलिए, आपका मोबाइल फ़ोन हो, कैलकुलेटर हो, एलईडी हो, एलईडी टीवी हो मतलब, ठीक है, एलईडी बल्ब नहीं, कोई भी स्क्रीन है जो मॉनिटर का है, एलईडी टीवी का है, पुराना वाला टीवी नहीं, आजकल जो नया वाला पैटर्न का टीवी आया है, पहले शायद बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, कोई भी एलईडी टीवी जो आप लोग सुन बोला जाता है ना एलईडी टीवी, दे आर नॉट एक्चुअली एलईडी टीवी, ठीक है। एक्चुअल एलईडी टीवी नहीं होता, एक्चुअल एलईडी टीवी देखेंगे स्टेडियम वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मली आपके घर में जो टीवी होगा वो एलईडी टीवी नहीं है। आप बोलेंगे सर दुकानदार ने बोला था, उसने झूठ बोला था, ठीक है, या बोलेंगे आधी सच्चाई आपको उसने बताई थी, ठीक है। डब्बे पे लिखा था, मार्केटिंग गिमिक है, एलईडी टीवी नहीं है, ठीक है। एक्चुअल एलईडी टीवी बहुत बड़ा होता है और छोटे छोटे पिक्सल आपको दिखेंगे। खास करके अगर आपको एलईडी का अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो हाटन रोड में देखिए ऊपर एक बैनर टाइप लगा रहता है, वो एलईडी स्क्रीन है जिसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह चलता है, हाँ वो एलईडी है, वो एलईडी है, ठीक है, वो एक्चुअल में एलईडी है, ठीक है। हमारे यार आपके घर में एलईडी नहीं है। चलिए अब देखिए हमारे पास, सबके पास एलईडी है, ठीक है, और जिसके जिसके पास, सॉरी, सबके पास स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन है, जिसके पास टीवी स्क्रीन है बेटा उसके पास पोलराइजर है। हर मोबाइल में पोलराइजर होता है, ये शायद पहले लोअर क्लास में मैंने आपको दिखाया होगा। ये बेटा आप देख रहे हैं एक फिल्म है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप है, दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली ये दो पार्ट है, ठीक है। ये मोबाइल से, मेरा एक मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था तो उससे मैंने खोल के निकाला है, आपके मोबाइल में भी होगा, टूट जाएगा तब निकाल लीजिएगा, तोड़ के नहीं निकालना, ठीक है। चलिए देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है इसका, ये मोबाइल आपको दिख रहा है, ये तो गायब हो गया, ये गायब क्यों हुआ, इसको गायब नहीं होना, ये तो वाइट था, अच्छा लूमा के कारण गायब, रुकिए मैं कुछ और खोलता हूँ तब गायब नहीं होगा। तो इमेज खोलते हैं जिसकी ब्राइटनेस कम होगी,
स्क्रीन ब्राइटनेस ये तो नहीं होना था। चलिए क्या सर्च करें, चलिए हाँ ये काम। हाँ अमिताभ बच्चन आपको दिख रहा है? चलिए चलिए अब देखिए, मैं इस वाले स्क्रीन को इसके सामने रखता हूँ। अमिताभ बच्चन आपको दिख रहा है अभी भी, या दिख रहे हैं? सॉरी ठीक है, दिख नहीं रहा, दिख रहे हैं। चलिए मैं इसको घुमा देता हूँ। दिख रहा है, मतलब रोटेट करने से दिखना बंद हो गया। अब दिख रहा है? देखिए अभी क्या है, इस डायरेक्शन में ये जो सामने वाला स्क्रीन है ये लाइट को अलाउ कर रहा है, बट द मोमेंट आई एम रोटेटिंग दिस इट ब्लॉक्स। ठीक है, ये आपका, हाँ ये अभी ब्लॉक है, अब दिखने लगा, फिर ब्लॉक है, फिर दिखने लगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले एक चीज पे आते हैं। हाँ अभी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है चलिए, इससे अच्छा होता है ये वाला। चलिए बड़ा प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी बट आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखिए ये पूरा ब्लैक हो जा रहा है, इसमें नहीं समझ में आएगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक पोलराइज़र है और ये दूसरा पोलराइज़र है। ये इस तरीके से आता है तो ट्रांसलूसेंट रहता है, जैसे इस तरीके से कर दूंगा ब्लैक हो जाएगा। इसमें बेटा अब इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बट ये आप समझ सकते हैं, रोटेशन से ये आपस में इनको रोटेट करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, बाद में देखूंगा, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको और इससे कुछ करके दिखा दूंगा। आपको समझना ये है कि जब भी कोई स्क्रीन आप देखेंगे तो आप मान के चलिए उसके अंदर पोलराइजर लगा हुआ है। ठीक है, ये पोलराइजर करता क्या है वो समझना है। उससे पहले हम लोग समझेंगे, नॉन पोलराइज तो हम लोग समझ गए। नॉन पोलराइज वो लाइट होते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और सारे पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रैंडम डायरेक्शन में होगा, मतलब इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला हमारे पास लाइट सोर्स है। पोलराइज लाइट क्या होता है समझते हैं, उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो देखो एक लाइट अपने पास यहां से ये निकला, यहां से ये वाला लाइट निकला, हम लोग इतना बना देंगे तो भी मतलब हो जाता है, बट आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा एरो बनेंगे। टॉपिक लिख लीजिएगा, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये वाला बनाएंगे तो, और इसके नीचे लिखेंगे नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, दिस इज नॉन पोलराइज्ड। जूम, आप लोग कनेक्टेड है बेटा? मेरा कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया? चलो समझते हो, ये अपना है पोलराइजर, दिस इज पोलराइजर। अभी पोलराइजर मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, अपने मोबाइल का स्क्रीन तोड़ लीजिएगा, मतलब जब टूट जाएगा तो बाहर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ जब आप स्क्रीन चेंज कराने जाएंगे ना, उस समय उसको बोलिएगा ऊपर वाला फिल्म जो है आपको निकाल के दे दे। ठीक है चलिए, बट ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NiCOL प्रिज्म, निकॉल प्रिज्म होता है। मतलब जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था पोलराइजर के साथ तो निकॉल था, निकॉल का निकल से कोई कनेक्शन नहीं है। निकॉल प्रिज्म मतलब बेसिकली ये एक कैल्साइट
क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल होता है, CTE है, ठीक है, कैल्साइट। ना कैल्साइट क्या है बेटा? बेसिकली अ फॉर्म ऑफ CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप ये समझिए एलोट्रॉप के जैसा होता है। एलोट्रॉप तो एलिमेंट में होता है, बट ये तो कंपाउंड है ना। एक कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है जो नॉर्मली आप जिससे क्या बोलेंगे, जो चौक वगैरह में यूज होता है, बट एक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट के फॉर्म में आपको मिल सकता है, वो निकॉल प्रिज्म के अंदर होता है। ये निकॉल प्रिज्म करेगा क्या? ये निकॉल प्रिज्म जब ये लाइट इसके थ्रू पास होगा तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास नहीं करेंगे। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेंगे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अलाउ करेगा, बाकी को ये कैंसल कर देगा, बाकी को वो कैंसल कर देगा। सो व्हाट दिस डज इज इट अलाउज लाइट having electric field or magnetic field only in one direction to pass through and blocking other electric or magnetic field। ऐसे लाइट को अलाउ करेगा जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जिनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी सारे को ब्लॉक करेगा। नाउ दिस विल बी नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस विल बी नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। होपफुली बेटा एकदम परफेक्टली क्लियर होगा प्लेन पोलराइज लाइट होता है, ठीक है। अब अगर इसको आपको बनाना है, ये दिखता कैसा है, तो ये बेटा ऐसा दिखेगा आपको। एक फिल्म होगा, मतलब ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मान लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है उसी को अलाउ करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, एक लाइट पोलराइजर मेरा इस डायरेक्शन में है, एक पोलराइजर मेरा इस डायरेक्शन में है, और दूसरा पोलराइजर मेरा 90 डिग्री रोटेट करके लगाया हुआ है। क्या लगता है यहां पर कुछ लाइट आएगा या ब्लॉक हो जाएगा? सारा सारा क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक हो जाएगा। वही हुआ है जब मैंने दो स्क्रीन लिया है ना, एक को मैंने ऐसे रखा, दूसरे को ऐसे रखा, तो अल्टीमेटली बेटा इसने पहले वाले ने क्या किया, सिर्फ इधर वाले को अलाउ किया, दूसरे वाले ने सबको ब्लॉक कर दिया। तो जो पोलराइज सन ग्लासेस वगैरह होता है ना, वो कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो करता क्या, आपके पास बहुत सारे वो आ रहे हैं, वेव आ रहे हैं, आपके सामने वो पोलराइजर रख दिया गया, तो अब क्या होगा, उसमें से सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को आइस तक रीच करने दिया जाएगा, बाकी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दो अगर सन ग्लासेस आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पहन लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताएंगे? अंधे नहीं होंगे, कुछ दिखेगा नहीं बेटा, ठीक है, नहीं चलिए सही बोले, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है पोलराइज सन ग्लासेस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो होपफुली बेटा प्लेन पोलराइज लाइट क्लियर है आपको। नेक्स्ट, अब प्लेन पोलराइज लाइट बेटा ऐसे करके हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कभी पूछेगा नहीं आपसे, ये बस मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा आगे। नेक्स्ट, साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए लुईस पास्चर, टॉपिक लिख लीजिए लुईस पास्चर। ये पास्चर का स्पेलिंग गलत है, नहीं सही है, सही है, ई होगा, लुईस पास्चर। इनका नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे, कोई जल्दी से बताएगा कब कहाँ सुने आप लोग इनका, किस काम के लिए सुने हैं? बहुत बढ़िया, पैस्चराइजेशन। दूध का पैस्चराइजेशन किया जाता है सच दैट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम, एक ये काम के लिए सुने।
इनके और भी बहुत सारे काम हैं। ये वैक्सीन वगैरह पे भी काम किए थे, एंथ्रैक्स वगैरह पे भी काम किए। हाँ, वैक्सीन के लिए, अरे हमको जानना नहीं है, बस सुनने वाली बात है। वैक्सीन के लिए भी कुछ काम किए थे। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो उनमें से कुछ का वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ पर हम लोग किस लिए इनको डिस्कस कर रहे हैं। ये फेमस थे बेटा एक और एक्सपेरिमेंट के लिए, जिनका जो फर्मेंटेशन से डील करता था। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन हम लोग सब समझते हैं। तो उस ज़माने में फर्मेंटेशन का बेटा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो वो था एप्लीकेशन था, वो था आपका वाइन मेकिंग में। वाइन मेकिंग में, ठीक है, वाइन मेकिंग में आपका एप्लीकेशन था। वाइन किससे बनता है बेटा? ग्रेप से बनता है, मोस्टली ग्रेप से बनता है, ठीक है। ऐसा किताबों में लिखा रहता है ग्रेप से बनता है। अब किससे बनाते हैं वो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेप से तो बनाते नहीं होगा, मिक्स होता होगा बहुत कुछ, जो भी हो ग्रेप्स इसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है। ग्रेप्स में बेटा एक एसिड होता है जिसका नाम होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, ठीक है, टार्टेरिक एसिड। ये आईयूपीएसी नेम है या कॉमन नेम है, जल्दी बताएंगे? कॉमन नेम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन पे काम किया था, और फर्मेंटेशन किसका? ग्रेप्स का कराया था। ग्रेप्स से वाइन बनता था। ग्रेप्स में एक एसिड मिलता है, दैट इज नोन एज टार्टेरिक एसिड। स्ट्रक्चर बेटा ये है टार्टेरिक एसिड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड। जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम खुद से लिखेंगे। सिंपल है बेटा, आप तो हो जाना चाहिए। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक है डबल बॉन्ड, दूसरा है साइक्लिक रिंग। और सी डबल बॉन्ड ओ होने से नहीं होता है, ठीक है। चलो, नाम इसका आप लोग होपफुली लिख लिए होंगे, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे ब्यूटेन का ई बचेगा बेटा, क्लियर होना चाहिए क्यों बच गया, क्यों बचा बेटा? क्योंकि डी आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका नाम क्लियर है सबको, मुझे लगता है बना लिएंगे। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 सॉरी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ये टार्टेरिक एसिड है। तो लुईस पैस्चर ने क्या किया? तो लुईस पैस्चर आइडेंटिफाइड 2 टाइप्स ऑफ टार्टेरिक एसिड विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिए। लुईस पैस्चर आइडेंटिफाइड 2 टाइप्स ऑफ टार्टेरिक एसिड which are identical in all respect except their optical property। सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इनका अलग था। यहां से स्टार्ट होता ऑप्टिकल केमिस्ट्री। पहली बार लोगों को समझ में आया, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो लुईस पैस्चर आइडेंटिफाइड 2 टाइप्स ऑफ टार्टेरिक एसिड which are identical in all respect except their optical property। तो आप बोलेंगे सर वो कौन से 2 टार्टेरिक एसिड थे? तो देखो, एक टार्टेरिक एसिड तो मैंने ड्रॉ कर रखा है। दूसरा टार्टेरिक एसिड क्या था? दूसरा टार्टेरिक एसिड ये है बेटा। आपको लगेगा कि दोनों एक ही चीज़ है, नोमेनक्लेचर कीजिए आईयूपीएसी, देखिए दोनों एक आ गया। वहाँ भी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी है, यहाँ भी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी है। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी या 2,3 डाई, दोनों आप लोग बनाएंगे। अब नहीं बन रहा होगा या डिफिकल्टी है बनाने में तो समझिएगा, एक बना लीजिए फिर बीच में मिरर रख दीजिए। एक बना लीजिए और बीच में मिरर रख देंगे आप, ये मिरर है। तो देखो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज ड्रॉ करना आता होगा आपको।
तो दो तरह के टार्टेरिक एसिड उन्होंने पता किए, एक टार्टेरिक एसिड और दूसरा उसका मिरर इमेज। दोनों अलग स्ट्रक्चर है, अभी के लिए समझ लीजिए। 2D डायग्राम में बनाए हैं तो सेम लग सकता है आपको, बट एक्चुअल में जब 3D में देखेंगे इसको तो ये अलग होगा आपके लिए। अभी दिखता होगा कि क्या है, एक ही तो लग रहा है, बट एक नहीं है बेटा। कैसे पहचानेंगे कि अलग है, सेम है, डिफरेंट है या सेम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप समझो इन्होंने इनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे चेक किया, इतना लिख लिए तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे। द टू मॉलिक्यूल रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड। ये दो जो मॉलिक्यूल थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किए, एक +40 डिग्री तो दूसरा -40 डिग्री, एक +40 तो दूसरा -40। सिर्फ पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये नीचे अभी डायग्राम नहीं बनाना, एक बार तो बना ही लिए। ये टू मॉलिक्यूल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मतलब क्या है समझिए, मतलब ये है कि इसके अंदर बेटा ये वाला है, पहला वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पहला वाला मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल है, और ये अपना एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। मतलब इस तरफ आपका सिर्फ ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउड है, ठीक है, सिर्फ ये अलाउड है। ये कहाँ से आया बेटा, ये आपने निकल प्रिज्म का यूज किया होगा और उससे आपने प्लेन पोलराइज लाइट क्रिएट किया। तो आप बेटा ऐसा एरो बनाएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है। ये बनाना है आपको, फिर बीकर बनाना है, बीकर के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, बीकर के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है। ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं बनेगा। जब भी हम लोग ऐसा बना देंगे आपको समझ जाना है प्लेन पोलराइज लाइट है वो। और थोड़ा आपको थोड़ा कलरफुल करना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है, तो इसको बेटा आप अलग कलर से ड्रॉ करेंगे, फिर आप मार्किंग कर देंगे, इसको बी बता देंगे और इसको ई बताएंगे। जब दो एरो बनाएंगे तो एक ई और एक बी आपको बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये पास करेगा इसके थ्रू, तो जब इसके थ्रू पास कर जाएगा तो बेटा इसका रोटेशन, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब अब जब रोटेट कर, जब इधर से बाहर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस तरीके से हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो रोटेटेड प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो लाइट उस तरफ बाहर आया है बीकर के, वो रोटेट कर चुका है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट अब एक और बीकर बनाएंगे। बीकर में देखो हम लोगों ने सेकंड मॉलिक्यूल लिया है जो ऊपर वाले का मिरर इमेज है। दिस मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, मिरर इमेज ऑफ ए, और इसको आप नाम दे दीजिए ए, ठीक है। तो दिस इज मिरर इमेज ऑफ ए, समझ में आया? दिस इज सेकंड वन इज मिरर इमेज ऑफ ए। यहां देखो रोटेशन उल्टा हो गया, ठीक है, यहां रोटेशन उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग इधर किए थे, इसको इस बार हम लोग इधर कर देंगे,
इसको हम लोग इधर करते हैं। होपफुली बेटा क्लियर है सबको क्या हुआ है ना? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा बेटा, टार्टेरिक एसिड इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। All molecules are not capable of rotating plane polarized light. सारे मॉलिक्यूल्स लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं करेगा। Those molecules which can rotate plane polarized light, those are known as optically active compound. Compound which rotates plane polarized light are called optically active compound. प्लस में रोटेट करे, माइनस में रोटेट करे, कैसे भी रोटेट करे, बस रोटेशन पॉसिबल अगर होता है तो दोज मॉलिक्यूल आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो नहीं कर पाएगा दोज विल बी नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? दो ही हो सकते, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे पता चलेगा कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझिए, आपसे पूछेगा व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो आपको बोलना है मॉलिक्यूल्स विच आर केपेबल ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन लिखिए, विच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन नहीं भी लिख सकते, सेकंड पॉइंट में इसको लिख लीजिए। Compound which neither have plane of symmetry nor center of symmetry are optically active. Compounds which neither have plane of symmetry or center of symmetry nor center of symmetry, मतलब plane of symmetry भी नहीं होना है और center of symmetry भी नहीं होना है, are optically active। आप समझे बात को? ये नॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये पॉइंट आप चाहे तो स्कूल एग्जाम में मिस कर सकते हैं। मीन्स आपसे आप लिख सकते हैं कंपाउंड विच नाइदर को कट करके विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली एक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखना वहां जरूरी नहीं है, बट जेई एडवांस में अगर पूछ लिया जाए तो आपको मतलब ट्रू फॉल्स अगर पूछेगा तो आपको लिखना है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना है। सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो उससे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो जाता है, नहीं। फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एज वेल। ठीक है, ये नीट में भी जेई में भी जहां भी पूछेगा ज्वाइंट में आपको दोनों लिख के आना है या दोनों टिक करके आना है। ठीक है, किसी को डाउट बेटा इसमें? ठीक है, क्योंकि हम लोग को जनरली बुक में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बहुत बुक में आपको सुनने भी नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। चलिए, टॉपिक लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, टॉपिक लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी हम लोग बाकी उसका फाउंडेशन कर रहे हैं सच दैट कि हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आधे घंटे का काम है, बट उसका फाउंडेशन समझने में समय लगता है। चलिए नेक्स्ट, ये एक मॉलिक्यूल बना लीजिए और जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा, इसके अलावा ही बना सकते हैं, बट जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाइएगा। तब ये कैसे बनाएंगे? अगर आप बोलेंगे सर ये तो 3D में मैंने पहले से बना रखा है, तो आप ऐसे बनाइए। पहले अच्छा लिखता था ये। देख लीजिए कैसे बनाना है। ठीक है, सिर्फ एच लिखना नहीं है, एच लिख के सर्कल करना है। ये Cl है, Cl लिख के सर्कल करना है। ये Cl है, Cl लिख के सर्कल करना है। और ये Br है, Br लिख के सर्कल करना है। ठीक है,
ये बेटा देखा जाए तो 2D में है। क्यों? क्योंकि हम ना वेज बनाए हैं ना डैश बनाए हैं, ठीक है, तो इसको मान लेंगे 2D में, ठीक है। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? सिंपल सा मीनिंग होगा अ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इन टू आइडेंटिकल हाफ। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल हाफ में बाइसेक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? कभी पूछेगा नहीं, बस लिखने के लिए। प्लेन विच बाइसेक्ट्स मॉलिक्यूल इन टू आइडेंटिकल हाफ, ठीक है। चल ध्यान से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना बेटा? है तो चलिए, अब आप कैसे बनाएंगे? अगर आप ये वाला बना सकते हैं तो ये बना लीजिए, बीच में ये वाला गैप दिखा दीजिएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके बना दीजिए, बोलिए ये रहा मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री को बेटा इस तरीके से समझना है, बीच में मिरर रख देने से ना एक दूसरे का इमेज आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका इमेज ये हो जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ बीच में मिरर है, ठीक है, बीच में मिरर है, इसका इस आधे का इमेज ये आधा, इसका इमेज ये, और इस ब्लैक वाले का इमेज ये। आप बोलेंगे सर एच कट गया, उसका इमेज नहीं आया। अरे मॉलिक्यूल के ऊपर एच थोड़ी ना लिखा रहेगा, एटम के ऊपर एच नहीं लिखा रहेगा, वो तो हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप ये बताइए, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में मॉलिक्यूल में नहीं है, चाहिए मुझे, इफ आई डोंट वांट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल, तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए? कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब हो जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। देखो क्लोरीन को अगर मैं किसी और चीज से रिप्लेस कर दूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब हो सकता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी अपने पास एक कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, और ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से 2 ग्रुप जो है ना वो आइडेंटिकल हो गए। हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, बहुत बढ़िया, बट एक क्लोरीन, क्लोरीन कॉमन हो गया। इस क्लोरीन को मैं अगर हटा के किसी और से रिप्लेस कर दूंगा, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन ले आऊंगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बेटा, दिस ऑल्सो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो है ना, फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। बट इसके पास बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आप ये बनाएंगे, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देखो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कट कर दिए हैं बट वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो दिखाने के लिए कि कट किए तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हो गया? चल नेक्स्ट समझते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये हम लोग को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल मतलब प्लानर मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लानर मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बड़ा सिंपल सा है। आप बोलेंगे सर चारों ग्रीन है इसीलिए, नहीं, चलो मैं इसको करता हूं ए,
आप लोग लिखिएगा बी, इसको लिखिएगा सी, इसको लिखिएगा डी। तो आप अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा बेटा, बट कहाँ मिलेगा? क्लियर है सबको कैसे मिला प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास? समझ में आ रहा है बेटा जब मैं बात बोल रहा हूँ? सी डबल बॉन्ड सी, बी आर, सी एल, एच और आयोडी, सब ग्रुप अलग हो गया, फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई बताएगा कैसे? नहीं पता किसी को। ऐसा कैसे बेटा? मुझे लगा बड़ा आसान है, इसीलिए मैंने इसका वो भी एनिमेशन भी नहीं बनाया। चलिए इस तरीके से कट कर दीजिए। समझ में आया किसी को? नहीं बेटा, ये जो है ना, इसको आप ऐसे कट नहीं कीजिए, आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, समझे? इसको इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? डायग्राम का दिस इज तो प्लानर मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव अ प्लेनर सिमेट्री। पूरा मॉलिक्यूल को प्लानर होना है, किसी एक जगह प्लानर हो जाने से नहीं होगा बेटा। द कंप्लीट मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। तो प्लानर मॉलिक्यूल ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब 3 डायमेंशनल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, ठीक है? अभी हम लोग देखे थे अगर क्लोरीन क्लोरीन हो जाता है दो तरफ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है? तो फॉर मॉलिक्यूल टू अ प्लानर मॉलिक्यूल विल नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, लिख लीजिएगा। अ प्लानर मॉलिक्यूल will never be optically active. A planar molecule will never be optically active. क्लियर सबको? A planar molecule will never be optically active. नेक्स्ट, अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? तो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल अपना है, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल अपना है, इस तरीके से मान लेते हैं। ऐसा बॉन्ड होता नहीं है बट समझाने के लिए, ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें आसानी से समझ में आएगा। अभी एग्जाम में नहीं आने वाला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सी एंड सी, देखो आप ढूंढ के निकालो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं मिलेगा कभी भी आपको, कितना भी ट्राई कर लो, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लिख सकते हो, डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दिस मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी को दिख रहा है तो बताएंगे बेटा, बताइए कहाँ से कट करना होगा। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, दिस इज C1, अच्छा
ये दिस इज C2, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। किसी को समझ में आ रहा है तो बताइए कैसे प्लेन ड्रॉ करेंगे। मैंने गलत किया, आप लोग से पूछना था है या नहीं है। दिख रहा किसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री? दिखा बेटा? क्या बोलिए? प्लेन, हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना है ना, ऐसा कट कीजिए कि इधर का इमेज दूसरे वाले का इमेज बन जाए, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, बीच में मिरर रखने की कोशिश कीजिए, देखिए कि इधर का इमेज दूसरा उधर वाला बनता है या नहीं बनता है। नहीं है तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसका सेंटर ये है बेटा, दिस इज सेंटर, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है समझेंगे बात को। आप इधर से इधर गए, इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, आप 1 किलोमीटर आगे गए, आपको क्या मिला? आपको C मिला। आप यहां से यहां ट्रैवल किए इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर एंगल में, आपने किसको एनकाउंटर किया? C को एनकाउंटर किया। तो इधर जाने सेंटर के इस तरफ आए तो C मिला। अब सेंटर के इस तरफ आते हैं, इधर भी क्या मिला? C मिला। दोनों डायरेक्शन में आपको C मिला और सेम डिस्टेंस पे आपको C मिला। सेंटर से 1 किलोमीटर दिस डायरेक्शन हम लोग C को एनकाउंटर किए, सेंटर से 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन C को एनकाउंटर किए। ठीक है, तो अपने पास इधर भी C मिला। तो बेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसा हो जाए तो नहीं, सारे डायरेक्शन में अगर यही चीज होता रहेगा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने एंगल आप सोच सकते हो, जिस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, हर डायरेक्शन में बार बार यही होगा, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कहीं भी ट्राई कर लीजिए, देखिए बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, किसी भी डायरेक्शन में ट्राई कीजिए। चलिए ये वाला डायरेक्शन ट्राई करते हैं, तो देखिए दोनों डायरेक्शन में आपको A मिल गया। किधर से भी ड्रॉ करते रहिए, हर बार आपको मिल जाएगा। देखिए इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री बट इट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री एडवांस में आता है, या वो ये वाला ये वो क्वेश्चन हो गया ना जो मतलब दूसरों को देख के जलाने वाला काम होता है कि देखो देखो तुमको आता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है, होता है दोस्तों को बताने के लिए ये होता है, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, बट ऐसे किसी काम का नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप जेई एडवांस के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, जेई एडवांस में भी नहीं पूछा जाना है, बस बताने के लिए। हाँ ओलंपियाड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए होपफुली बेटा क्लियर है सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, समझने वाली बात है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, टॉपिक लिखेंगे कायरल कार्बन। कायरल, कुछ लोग किराल भी बोलते हैं। कायरल कार्बन और असिमेट्रिकल कार्बन, कायरल कार्बन और असिमेट्रिकल कार्बन, कायरल कार्बन और असिमेट्रिकल कार्बन। ना व्हाट आर कायरल कार्बन समझेंगे, पीछे जाते थोड़ा। दिस कार्बन इज एक्चुअली कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मीनिंग क्या होता है? कायरल का प्लेन ऑफ सिमेट्री से डेफिनेशन डिफाइंड नहीं होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि कायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ क्या दिख रहा है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और मैंने ये बोल दिया कायरल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कार्बन कायरल होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नहीं। 99% केसेस में कायरल अगर हो जाता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। 99% केसेस में कायरल मौलिक कार्बन अगर हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, बट 1% में होता है। ठीक है, चलिए
तो व्हाट आर कायरल कार्बन समझते हैं? ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, दोज आर नोन एज कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स अलग हो। कार्बन अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लैक्स सिमेट्री। यहां लैक्स सिमेट्री नहीं होगा, जनरली लैक्स सिमेट्री होगा। जनरली ठीक है, नहीं लिखिए लैक्स सिमेट्री, ठीक है। सेंटर वाइज मतलब उस कार्बन के पास सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल एज अ होल कैन बी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो वो सेंटर की बात कर पा रहे। अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप lacks symmetry and is called chiral carbon or asymmetric carbon. It is represented by C star या एस्ट्रिक। एस्ट्रिक बना देते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि जिस कार्बन के ऊपर एस्ट्रिक बना हुआ है मतलब वो कायरल है। इसमें किसी को डाउट? चलिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ये। अब आप बोलेंगे सर इसके तो दो दो ग्रुप, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। नहीं बेटा, मैंने ग्रुप बोला है। ये एज अ होल और ये एज अ होल देखा जाएगा तो दोनों अलग है। तो दिस इज आवर कायरल कार्बन, दिस इज आवर कायरल कार्बन। इस चीज को समझेंगे, ठीक है। एज अ होल देखा जाता है। एक और सोच सकते हैं, CH2 NH2 OH C ट्रिपल बॉन्ड N H। ये भी बेटा अपना कायरल कार्बन है। दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन। दिस इज ऑल्सो आवर कायरल कार्बन। चलिए आगे बढ़े। इस कार्बन को देखिए, इसको बना लीजिएगा। ये H जो है यहाँ पर इस तरीके से बना के रखा गया, आप इस तरीके से बना लेंगे, नीचे बना लेंगे H, ठीक है। आप H को नीचे बना लेंगे। ये सही नहीं दिख रहा है। हो गया। दिस इज हैविंग 1 कायरल कार्बन। इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ करें, एक्सपैंड करके। ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इधर OH है, इधर CH3, इधर H और इधर ये पूरा ग्रुप। तो ये वाला कार्बन के चारों जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो सारे अलग है। तो दिस इज कायरल कार्बन। सेकंड वाले को देखिए। सेकंड वाला बेटा, ये वाला C2 क्या है? ये वाला कायरल है। सब कार्बन के लिए वैसे ही सोचिए। इस कार्बन के लिए सोचिएगा तो क्या होगा बेटा? कायरल है या नहीं है? नहीं है, सिंपल है बेटा। इस हाइड्रोजन को अगर एक्सपैंड कर देंगे तो ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, तो नहीं है वो कायरल। ये वाला भी कायरल नहीं है। क्यों? इसके तो 3-3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए। तो बड़ा सिंपल होता है, कार्बन को पूरी तरीके से एक्सपैंड कर दीजिए और सोचिए कि कोई भी दो ग्रुप एक जैसा हो जाएगा तो कायरल नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करके आपको दे रहा हूं, आपको बताना है इसमें कितने कायरल कार्बन हैं। बहुत बढ़िया बेटा, देखो सिंपल है बेटा, ये एक कायरल कार्बन होगा और ये भी एक कायरल कार्बन होगा, बट इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, कुछ नया है। क्या नया है? बिल्कुल सही बेटा, देखो आइडेंटिकल कैसे हुआ, इसका किराल कार्बन का नेचर देखिए। इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड है, या द रीजन ऑफ द रीजन which make this carbon chiral and the groups which make this carbon chiral both are same। यहाँ पर वही वाले ग्रुप इसको कायरल बनाए और यहाँ पर भी इस कार्बन को कायरल बनाने वाले ग्रुप वही है। ये कार्बन क्यों कायरल है? बिकॉज ऑफ OH CH3H एंड दिस एंटायर ग्रुप। ठीक है, ये किस लिए? OH, तो यहाँ भी OH, CH3 यहाँ भी CH3, H यहाँ भी H। और ये वाला ग्रुप देखो सेम है या नहीं है बेटा? इसमें किसी को डाउट? ये बेटा क्लियर होना चाहिए। टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन, टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन, इसमें होपफुली बेटा किसी को डाउट नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा था। टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन, क्लियर सबको? देखिए वही चीज़ बनाया, ऐसे करके बनाया, वही मॉलिक्यूल जो अभी हम लोग बनाए थे, बस यहाँ H जो है ऐसे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ आएगा बेटा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलना है, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। ये चीज़ यहीं पे मिला है, नोट्स नहीं बनाए होंगे अगर आप लोग। बेटा देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ आपको बता रखी है जो किसी बुक में नहीं मिल रहा है। तो जो नोट्स नहीं बना रहे थे अब तक बेटा, आप चालू कर दीजिए, पुराना किसी से मांग के कर लीजिए। और जो बना रहे थे बेटा वो अच्छे से बनाते रहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें है बेटा बुक्स में आपको नहीं मिल रहा है। चलिए, तो हम लोग कायरल कार्बन समझ गए। अब क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना, आता है एग्जाम में, ठीक है, बड़ा ज़रूरी होता है कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे थोड़ा आपको पहली बार साइक्लिकल मॉलिक्यूल देखा है, तो देखो साइक्लिकल में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो इस वाले कार्बन में बेटा, ये वाला कार्बन बेटा कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्लियर होना चाहिए, क्यों नहीं होगा बेटा? बहुत बढ़िया, इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, तो सोचना ही नहीं है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब सोचना इसके बारे में और सोचना इसके बारे में, और किसी के बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में और इसके बारे में। नॉर्मली हम लोग तो 4 ग्रुप हुआ करते थे, तो बड़ा आसान था पहचानना, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखो कैसे पहचानते हैं। इधर तो H है, तो हमें पता है ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। हमें पता करना है इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप, ये दोनों अलग है या नहीं है, बस इतना ही पता करना है। अगर ये वाला ग्रुप, ग्रुप A एंड ग्रुप B, ये दोनों अलग हो गए तो कायरल माना जाएगा। तो देखो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ से यहाँ गए, एक कदम यहाँ बढ़े, एक कदम यहाँ आए, लेफ्ट भी गए राइट भी गए। सोचिए पॉइंट ए एंड पॉइंट, सॉरी पॉइंट ए नहीं लीजिए, इसको मान लीजिए पॉइंट P एंड पॉइंट P, सॉरी P1 एंड P2। आप ये दिमाग से सोचिए कि P1 और P2 एक जैसे है या डिफरेंट है? सेम है बेटा, P1 P2 बिल्कुल एक जैसे है। P1 बेटा यहाँ पे CH2 ग्रुप है,
P2 में भी यहाँ पे कौन है बेटा, CH2 ग्रुप। ठीक है, P3 पे आइए और P4 पे आइए। तो इधर से हम लोग आगे बढ़े, इधर से हम लोग और आगे बढ़े। P3 P4 बेटा सेम आ गया, यहां से आगे बढ़े और यहां से आगे बढ़े। तो इधर बेटा P5 इधर से आया, इधर से P6 हो गया। तो P5 P6 तो एक ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, अब सेम हो गया। मतलब जब साइक्लिकल मॉलिक्यूल आ जाएगा तो दो रास्ते पे आपको चलना है, एक लेफ्ट वाला रास्ता होगा, एक राइट वाला रास्ता होगा। और आपको ऑब्जर्व करना है क्या रास्ता कभी भी अलग हो रहा है या रास्ता दोनों तरफ एक जैसे है। तो अगर ऐसा रहेगा तो मानेंगे कि ये वाला नॉट कायरल। चलिए इसके बारे में आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं, एक तो ये रहा, एक H होगा, एक ग्रुप ये है। तो ग्रुप के नाम कर देते हैं, ये ग्रुप A माना जाएगा, ये ग्रुप B माना जाएगा। A एंड B आर डेफिनेटली डिफरेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर वाले ग्रुप को C बोल दिए, इधर वाले ग्रुप को D बोल दिए। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि C और D सिमिलर ग्रुप है, आइडेंटिकल ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है, बताएंगे आंसर। C एंड D दे आर सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप। नहीं समझ में आप लोग को, मतलब बेटा C एंड D इस रास्ते से आप जाइए, इस रास्ते पे चलिए और इस रास्ते पे चलिए, देखिए दोनों रास्ता एक ही तो है, हर पॉइंट पे एक ही है, हर कार्बन पे एक ही है। नहीं, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर आइडेंटिकल। थोड़ा आगे बढ़े, फिर से आइडेंटिकल। ये तो दोनों के लिए एक ही पॉइंट है, तो वो तो आइडेंटिकल हो गया ना दोनों के लिए। किसी को डाउट? चलिए ये वाला बताएंगे कायरल है या नहीं है। ठीक है, यहां पर और यहां पर सिमिलर है, समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट हो गया, मतलब दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप दे आर डिफरेंट, सो दिस विल बी कायरल। चलिए इसके बारे में बताइए। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये कायरल है, शर्माना नहीं है बेटा। किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए इसके बारे में और इसके बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बोथ आर कायरल। ठीक है, बोथ आर कायरल बेटा, क्लियर है बेटा, सिंपल है बेटा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना और कुछ सोचना ही नहीं बेटा, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता। ठीक है, चलिए सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर नहीं, ये 3 तो नहीं होगा, क्लियर है, उसमें बताना नहीं है। 4, चलिए
वहाँ 1 2 3 4 4 में से कौन कौन से कार्बन कायरल है, मुझे आंसर देंगे मैसेज करके। क्या टाइप करना है, वो वाले नंबर टाइप करने हैं जो कायरल है, ठीक है, वो वाले नंबर टाइप करने हैं जो कायरल है। आज का काफ़ी टॉपिक रह गया। नहीं सुबैन बेटा, बहुत सही। अभिरूप बेटा बिल्कुल सही है। अभिरूप, तमन्ना, दीपान्विता, आयुषी, अनिकेत, आप सब सही है। चर्चिल बेटा आप भी सही है। स्मिता बेटा दोबारा एक बार चेक कीजिए। सुभायन दोबारा एक बार चेक कीजिए। बहुत सही, जिनका जिनका सही है बेटा बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए कैसे पहचानना है। बाकी लोग बेटा क्या कर रहे हैं? सही है सुष्मिता बेटा आपका। अनुजित आपने आंसर नहीं दिया। तमन्ना बेटा आपने भी नहीं दिया। सौहार्दो आपने दिया है, शायद नहीं दिया आज। सागनिक आप बहुत रेयर आंसर देते हैं। मोसुआ बेटा आप कभी, हाँ बेटा, सागनिक बेटा आप कम आंसर देते बेटा। अच्छा अभी दिए, हाँ सागनिक बेटा आप भी दिए, ठीक है। तमन्ना बेटा आपने दिया है, अच्छा हाँ आपने तो सबसे पहले दिया था, सॉरी बेटा। अभिरूप, तमन्ना, हाँ मैंने बोला था नाम। रूप ने भी दिया है, अनिकेत ने भी शायद दिया है। अमन बेटा, मोसुआ बेटा पहले आप आंसर देते थे, आजकल तो आप कुछ नहीं देते आंसर। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, पुराना कुछ मिस भी किए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। इसमें सब ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से इन लोगों को पता है बेटा। थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो पहले से ज्वाइन किए उनको एक्स्ट्रा मालूम है, बाकी सब तो बेटा सब कुछ नया है इनके लिए भी। चलिए देखिए बेटा, सही आंसर है 1 और 3, ठीक है, राइट आंसर इज 1 और 3। कैसे देख लेते हैं, ये मेरा 1 था। इसमें बेटा इधर चलेंगे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, डिफरेंट एनवायरनमेंट, कायरल हो गया, तो ये अपना कायरल माना जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी बेटा आप देखेंगे कायरल हो जाएगा। डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ये वाला एनवायरनमेंट और ये वाला एनवायरनमेंट अलग हो गया। अब बात करते हैं ब्रोमीन की। देखिए ब्रोमीन से बेटा इधर चलेंगे, यहाँ आए, सेम, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम, और ये तो बेटा सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो ब्रोमीन भी कायरल नहीं है। उसी तरीके से बेटा फ्लोरीन भी कायरल नहीं है। किसी को डाउट है तो देखो बेटा, फ्लोरीन पे आप खड़े हो, फिर यहाँ पहुँचे, देखा आपने CH3, यहाँ पहुँचे इधर भी CH3, फिर यहाँ पहुँचे CH2, इधर आए CH2, सब कुछ कॉमन। फिर यहाँ पहुँचे इधर से, और इधर से वहीं पहुँचे, सब कुछ तो कॉमन है, तो वो भी कायरल नहीं है। होपफुली क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए, तो कायरल कार्बन हम लोग को आइडेंटिफाई करना आ गया। चलिए जल्दी से टॉपिक लिखेंगे। हाँ बेटा, ये वाला बेटा, फर्स्ट कंपाउंड, बेटा ये CH3 और H को देखेंगे बेटा, ये CH3 पूरा एज अ ग्रुप A ट्रीट किया जाएगा और इसको एज B ट्रीट करेंगे ना,
ए और बी को आप कंपेयर कीजिए बेटा, फिर से बोलेंगे। हाँ हाँ बेटा, ये वाला नहीं बेटा, ये कैसे कैरल होगा, इधर और इधर सेम एनवायरमेंट। देखिए बेटा, यहाँ आप है, आपको इस कार्बन का चेक करना है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इधर एक स्टेप चले, ये चीज़ आया, ठीक है। फिर इधर एक स्टेप चलिए, ये वाला पॉइंट आया। अब ध्यान से सोचिए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है या डिफरेंट है। तो बेटा यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, तो ये पॉइंट दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो अभी तक दोनों सेम चल रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ के ये वाला पॉइंट कंपेयर कीजिए और इस इधर से आगे बढ़ के ये वाला पॉइंट कंपेयर कीजिए, अगेन बोथ पॉइंट आर सेम। फिर इधर से यहाँ पहुँचे और इधर से यहाँ पहुँचे, तो एक ही जगह तो पहुँचे, मतलब दोनों रास्ते से बेटा आप जाते हो तो आपको सब कुछ एक जैसा दिखता है। आप लेफ्ट गए और राइट गए, तो दोनों रास्ते से आप जब भी जाओगे तो आपको सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो मतलब वो क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, तो वो कायरल नहीं है। पहले वाले में बेटा कुछ भी कायरल नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ बेटा, तो 4 ग्रुप होते हैं ना बेटा, CH3, इस तरफ है A और इस तरफ कौन है, B। तो बेटा यहां पर A एंड B आर आइडेंटिकल ना, तो हम लोग क्या डिस्कस किए, चारों ग्रुप अलग होंगे तब कायरल होगा। इसको, इस वाले कार्बन को बेटा ऐसे तो आप बना ही सकते थे, इधर A बनाइए, इधर B बनाइए, इधर H बनाइए और इधर CH3 बनाइए। तो आपने क्या देखा कि A और B एक जैसे है। इसमें डाउट है बेटा, A और B एक जैसे हैं, बस ठीक है, चलिए बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन? मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग a 3D structure by 2D डायग्राम। मीन्स बनाएंगे 2D पर दिखेगा 3D, या वो 3D इंफॉर्मेशन आपको देगा। वेज डैश याद है ना, वेज और डैश तो हम लोग कॉपी के ऊपर बना रहे थे, मतलब 2D बन रहा था, बट उसमें 3D इंफॉर्मेशन था। तो यहां पर भी वही चीज है, वेज डैश एक 3D इंफॉर्मेशन 2D में दे रहा था। वेज डैश अगर बेटा याद नहीं है तो फिर से बता दे रहे, इसको बोले थे वेज डैश, ठीक है, दिस वाज वेज डैश। वेज डैश अगर बुक पढ़े होंगे तो ये मैंने कभी बताया नहीं था, बट इसको वेज डैश बोलते, ठीक है, समझेंगे बात को। तो फिशर प्रोजेक्शन भी वही काम करता है, 2D में 3D इंफॉर्मेशन छिपा होगा। तो देखो करते क्या है, इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से बनाऊंगा, HBr Cl और फ्लोरीन। भले 2D है, बट अगर मैं बोल देता हूं ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो पढ़े लिखे लोग को मालूम है कि 3D में ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। 3D में ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, बड़ा सिंपल सा। वर्टिकल लाइंस कॉपी के पीछे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉपी से बाहर आते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये दोनों बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली 3D में अगर बनाते तो इसको हम लोग ऐसे बनाते, ये 3D में बनता बेटा, ये 3D में बनता, ठीक है, ये 3D में इंफॉर्मेशन बनता, HBr
Cl and F. This is 3D molecule या wedge dash projection, wedge dash, and this is Fischer projection. ठीक है, बना लीजिए दोनों, एक wedge dash है और दूसरा Fischer projection है, दोनों में 3D इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन में आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल वाले लोग अंदर जाते हैं, हम लोग से दूर जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले लोग बाहर आते हैं। अभी लिखा देंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। चलिए लिखेंगे रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन, कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, बट लिख लेते हैं रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन। रूल नंबर 1, द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। क्रॉस दिखाए थे ना, ये वाला बीच वाला कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है, विथ कायरल कार्बन एट द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस विथ कायरल कार्बन एट द intersection of horizontal and vertical lines. Molecule is drawn in the form of cross with chiral carbon at intersection of horizontal and vertical lines. Clear है ये? चलिए next. On vertical line, main chain is taken with first carbon at the top. रूल लिख लीजिए, आगे चल के क्लियर होगा। ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन विथ फर्स्ट कार्बन एट द टॉप। मान लो कार्बन के पूरे, इसमें तो एक कार्बन थे, 4-5 कार्बन है, तो सारे कार्बन C1, C2, C3, C4 ऐसे करके ड्रॉ होगा, और ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। मतलब चेन को आप ऐसे नहीं बना सकते, चेन को अगर आप ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा, पेरेंट चेन को। ठीक है, तो ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन विथ फर्स्ट कार्बन एट द टॉप। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आपने वर्टिकल बनाया बट C1, C2, C3 बना दिया। देखो ये फायदा कब पता कब आता है, ये सब कभी क्या करेगा ना, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा कौन सा फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। 4 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा कौन सा मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शन के या फिशर रूल के अकॉर्डिंग अच्छे से बनाया गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, पर बेटा ये पता ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये जेईई मेन और नीट में नहीं आएगा, ये वाले क्वेश्चन जेईई एडवांस में चले आएंगे। सिंपल है बट डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ के लिए, रूल्स नहीं पता। थर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट बॉन्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब कॉपी से बाहर आएगा तब तो हमारी तरफ आया। एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, जो देख रहा है उससे दूर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देख लो, हॉरिजॉन्टल को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और वर्टिकल को हम लोग अंदर भेज रहे हैं। चलिए हो गया। आगे बढ़े बेटा। ठीक है बेटा, ऊपर वाले 2 पॉइंट तो याद रहते हैं, बीच वाला थर्ड वाला भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल बाहर आ रहा था या अंदर जा रहा था। तो इसको तो मतलब दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आंख बंद करके अभी इमेजिन कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल आपके तरफ आ रहा है, वर्टिकल पीछे जा रहा है। मान लीजिए कि कोई ऐसे करके जो मॉलिक्यूल जो है आपकी तरफ दोनों आर्म्स फैला के ऐसे करके है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही चीज़ में प्रॉब्लम है बेटा। बाकी लोगों को याद रहता है कि वर्टिकल होना चाहिए, C1 ऊपर वाला नॉर्मल है बेटा, लोग ऊपर से ही 1 स्टार्ट करते हैं, नीचे से कोई 1 स्टार्ट नहीं करता है काउंटिंग। ठीक है, 1 2 3 डाउनवर्ड आता है।
कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि बाहर कौन आ रहा था, हॉरिजॉन्टल वाले या वर्टिकल वाले। तो आप समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल मीन्स दो आर्म्स, दोनों आर्म्स आपके तरफ मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको गला लगाना चाहता है, जैसे भी आपको याद रखना आप रख सकते हो। चलिए होपफुली ये हो गया होगा। इसको आपको फिशर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। पहले ये वाला मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, आप देखो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और ये बी आर होगा और ये सी एल, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ज़्यादा अगर आपको डाउट हो तो ये ऐसे करके इसको सॉलिड बना दीजिए, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा कि बाहर आ रहा है, ठीक है। बट अगर हमने वेज बनाया है तो हम लोग को डैश ही बनाना चाहिए, बट ठीक है, ये समझने के लिए। होपफुली बन गया होगा, बना। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्ट्रक्चर बने होंगे, सबका एक ही स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, पता है। कुछ लोगों का बेटा फ्लोरीन टॉप में होगा, कुछ लोग बेटा क्लोरीन टॉप में रखे होंगे, मतलब ऐसा कुछ बना होगा। देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपकी बहुत कम हेल्प कर सकता हूँ, ये 3D विजुअलाइजेशन पूरा पूरा है। कुछ लोग ऐसा बनाए होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना होगा। किसी का बना है ऐसा? हाँ, कुछ लोगों का ऐसा बन गया होगा। नंबर 1 स्ट्रक्चर देखिए। नंबर 2 अगर बनाएंगे तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बना होगा कुछ लोगों का। सेकंड वाला, कुछ लोग ऐसे है बेटा, कोई ऐसा है जिनका फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है। कोई ऐसा है जिनका फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है। देखो बेटा फर्स्ट बनाने के लिए मैंने, हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बोलते बेटा। ये बेटा इस तरीके से रोटेट किया जाएगा तब फर्स्ट बनेगा, और इस तरीके से रोटेट करके बनाएंगे तो सेकंड बनेगा। बेटा 1 और 2 सबका आया, आइदर 1 बना होगा या 2 बना होगा, ठीक, आइदर 1 आइदर 2। देखिए अब एक और मैं बना सकता हूं बेटा, इन बहुत सारे बनेंगे। एक जो मैं बना रहा हूं, देखिए ये बेटा अपना अपना बी आर सी एल आई एफ, मेरा एक ही बना। आप सोचिए तो ये सही स्ट्रक्चर मैंने बनाया, गलत बनाया तो कैसे बनाया है, ये भी बन रहा होगा। देखो पता क्या करेंगे, इसको ऐसे करके रोटेट कर देंगे, हल्का सा ऐसे करके फिर ऐसे कर देंगे। नहीं मॉलिक्यूल एक ही है, बस रोटेट हो रहा है वो, मॉलिक्यूल एक ही है बेटा। कैसे भी आप देख सकते, समझ रहे, आप मॉलिक्यूल कैसे भी रोटेट कीजिए, आपको बस हॉरिजॉन्टल वाले बाहर रखने हैं, वर्टिकल वाले अंदर करने हैं। और भी बेटा ट्राई करेंगे बनाने का, इसके बनेंगे कुछ और बनेंगे, एक आध स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो और बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि दो स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कैसे मालूम चलेगा 1 और 2 आर आइडेंटिकल। ये आता है एग्जाम में, 4 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। 4 डायग्राम अलग अलग दिख रहे होंगे, बट उनमें से बहुत लोग एक ही मॉलिक्यूल को अलग तरीके से बना दिया। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 दे आर सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर है बट अलग तरीके से बनाया गया, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिशर स्ट्रक्चर के कुछ और देखेंगे, बट आप लोग घर में थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक वाला ये देख लीजिए बेटा,
ये एक है, घुमा कर देखिए, ऐसा कुछ आना चाहिए था। और एक ये वाला, एक ही मॉलिक्यूल, बस रोटेट किया गया है, नोटिस कीजिए। तो इसमें दिख नहीं रहा, ये वाला आयोडीन है और ये वाला फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। देखिए रोटेट करने की बात है बेटा, इसमें मैंने क्या बोला आपका, मैं बहुत कम हेल्प कर पाऊंगा आपका, ये मेंटली आपको रोटेट करके देखते रहना है, ठीक है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आइडेंटिकल कैसे है ये चेक करना बड़ा आसान है, सिंपल मैथ्स लगाना है, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, ओके बेटा।